ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं। यस सर। प्लैंक्स को। तो हमने स्टार्ट किया था, पिछला जो क्लास था हमारा, हमने पढ़ा था उसमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। यस सर, प्लैंक्स। उसके लिए हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, एक फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट हमने तकरीबन किया था, उसके बाद बचा था अपना फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज हम कोशिश करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। यस सर, मोनोक्रोमेटिक जो था ना सर, वो मतलब एक लाइट होती है जिसकी सिंगल वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी। हाँ, वही सिंगल वेवलेंथ मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी, यस सर। एक ही चीज है। तो दोबारा हम कर लेते हैं कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के लिए हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े, जिनसे हमें पता चलता है कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर है, यस सर। फोटो एक इलेक्ट्रिक एंड कॉम। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये मैं खुद ही शॉर्टकट लिख रहा हूँ। यस सर, यस सर। दूसरा कॉम्पटन। कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था? सर हमने पढ़ा था कोई अगर रेज होती है। अगर हमारे पास एक बॉडी है लाइक कार्बन एटम, यस सर, यस। का इस पे एक्स रेज अगर हम डाल देते हैं, लेकिन मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए एक्स रेज। मोनोक्रोमेटिक एक्स रेज, हाँ। यस सर, और अगर हम उस पे डालते हैं तो वहां से जो वेवलेंथ सॉरी रेज इमिट होंगी, उनकी ज्यादा वेवलेंथ नहीं, होंगी। इमिट नहीं, ये याद रखना है। लेटर से इसकी वेवलेंथ है लैम्डा वन, तो यहाँ से अब रे होंगी स्कैटर। तो यस। याद, इंपॉर्टेंट, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग होगी रेज की। तो ये जो स्कैटर्ड रेडिएशन है, मान लो इसकी वेवलेंथ है लैम्डा टू, यस सर। तो स्कैटरिंग के बाद जो वेवलेंथ निकलती है वो वेवलेंथ होगी ज्यादा एज ज्यादा। टू द इंसिडेंटेड। यस सर, इंसिडेंट से ज्यादा ये हो। हमने पढ़ा था। यस। अब इसमें एक पॉइंट मेरे जहन से निकल गया था, ये स्कैटरिंग क्यों होती है, किस वजह से ये जो एलिमेंट कार्बन है या जो लाइटर एलिमेंट है, इस पे जब एक्सरे पड़ गई, मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज, ये स्कैटर क्यों होगी? स्कैटरिंग सिंपल बात शॉर्टकट में याद रखना है कि स्कैटरिंग क्यों होती है यहाँ पे। स्कैटरिंग इसमें ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन, एक तो ये जो एक्सरेज है, यस सर। इंट्रैक्शन बिटवीन एक्सरेज, और एक्सरेज के बदले हम कहेंगे फोटॉन्स ऑफ एक्स, फोटॉन। यस सर। फोटॉन्स ऑफ एक्सरे विथ, इसके साथ ये जो कार्बन एटम है, अब कार्बन एटम एटॉमिक नंबर 6, यस सर। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सिक्स। 6 है ना, इसमें यस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6। तो फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटरेक्शन होती है, फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटरेक्शन होती है, जिसकी वजह से ये स्कैटरिंग होती है। यस। ठीक है, इसको याद रखो, इंपॉर्टेंट। इंटरेक्शन बिटवीन फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो मेटल के पास है, यस सर। कार्बन एटम के पास है, नॉट मेटल, कार्बन एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनके बीच में और एक्सरेज के बीच में या एक्सरे के फोटॉन के बीच में, यस सर। इस वजह से यहाँ पे स्कैटरिंग होती है। सर स्कैटरिंग होती है फोटॉन्स के जरिए। नहीं, होती तो है इसके जरिए, लेकिन किसके साथ स्कैटरिंग होती है? जब इलेक्ट्रॉन। फोटॉन्स इस एलिमेंट के, एक्सरेज। हाँ, एक्सरेज के जो फोटॉन्स हैं, जब ये इंटरेक्ट करते हैं विद इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इलेक्ट्रॉन्स यस ऑफ सर। दिस एटम, कार्बन एटम, फिर स्कैटरिंग। वजह से स्कैटरिंग होती है। यस सर। एक होती है रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन अलग होता है, स्कैटरिंग अलग होती है। समझ रहे ना बात? यस सर, यस सर। क्या ये सारा फिजिक्स में आएगा, लेकिन बस यहाँ पे एक पॉइंट आ गया था। अब उसमें हम डिटेल में जाएंगे तो फिर हमारा टाइम जाएगा उधर। यस अभी सर। याद रखो, कॉम्पटन इफेक्ट में स्कैटरिंग होता है एक्सरेज का। यस सर। तो वो जो एक्सरे स्कैटर हो जाती है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट। ठीक है, इंसिडेंट। तो वो स्कैटरिंग किस कैसे होती है? ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन फोटॉन ऑफ एक्सरेज एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द यस सर। यस। एलिमेंट और, तो ये तो हमने पढ़ा था। अब आते हैं अपनी नए काम पे, ये जो अपना दूसरा वाला है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इफेक्ट। यस हाँ, सर।
तो दूसरा कॉन्सेप्ट जिसे हमें पता चलता है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज फोटो फोटो इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हम कर लेंगे full। क्या मतलब इसका होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? फोटो इलेक्ट्रिक, मान लो हमारे पास एक मेटल फोटो सरफेस, इलेक्ट्रिक सर मतलब इलेक्ट्रॉन्स की इमिट होना। हमारे पास एक सरफेस है, कोई भी मटेरियल है हमारे पास। मटेरियल जब हमने कहा तो इसका मतलब ये कोई एलिमेंट होगा, ये कोई एटम। एलिमेंट, यस सर। पहले ही कहा था आपको, दुनिया में जो भी एग्जिस्ट होता है दैट इज मटेरियल। यस सर। तो ये, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी, ये जो अपना सरफेस है या ये जो मटेरियल है, ये होना चाहिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव। होना चाहिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या होना चाहिए ये मटेरियल? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। जल्दी नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स, इसकी टेंडेंसी ये होती है कि इलेक्ट्रॉन्स इससे जल्दी निकल जाते हैं। अच्छा सर, यस सर। तो पॉजिटिव का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी दे। यस सर। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन होता है पीरियोडिक टेबल में? सर किसमें? पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स कौन होते हैं? सर ये होते हैं एल्कली मेटल्स। हाँ, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ अर्थ मेटल। मेटल्स, यस सर, यही और होते ये होते हैं सबसे ज्यादा, ये वाले अल्कली मेटल्स। हैं। यस सर। हाइड्रोजन निकालो आप, ये जो है ये वाले, सो दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। यस सर। मतलब लिथियम जल्दी देता है इलेक्ट्रॉन, जल्दी देता है, यस सर। सोडियम और जल्दी देता है। तो जितना आप ग्रुप से नीचे चले जाएंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस। इंक्रीज होता है। सीजियम, क्योंकि फ्रांसियम को छोड़िए, वो तो वैसे भी मतलब, रेडियो हाँ उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे नहीं। तो जब हम बात करेंगे एल्कली मेटल्स की, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम रुबीडियम, सीशियम, यस सर। और डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। इंक्रीज, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर यस सर। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बस इतना आप माइंड में रखिए। यस सर। तो इन्हीं में से हम कोई सा भी मटेरियल लेते हैं और सबसे ज्यादा कौन होगा जो इलेक्ट्रॉन देता है इजीली? लिथियम। सीजियम। सीजियम जो नीचे वाला होगा। अच्छा, डाउन टू ग्रुप इंक्रीज। डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। इंक्रीज, यस सर। तो दिस इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीजियम। तो ऐसे ही मान लो हमारे पास एक मटेरियल है या एक सरफेस है, ये सीजियम की है, ठीक है। यस। कुछ भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, लेकिन सीजियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इस पे हम डालते हैं अब रेडिएशन। क्या डालते हैं? रेडिएशन। मतलब लाइट डाल देते हैं यस सर। इस पे हमने लाइट डाल दी। अब ये जो लाइट है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी, क्या होगी? फ्रीक्वेंसी हाई होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी। एनर्जी। पहले बताया, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एनर्जी। एनर्जी। क्यों? क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाइड बाय वी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। तो एच तो कांस्टेंट है, यस सर। मतलब फ्रीक्वेंसी इज एनर्जी। एनर्जी। यस सर। सही बात है। अगर इसकी एनर्जी हाई है तो ये क्या करता है, ये देखा गया कि ये जो लाइट है, ये, अब ये मटेरियल है, मटेरियल पे तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यस सर। मेटल है ना ये, तो इधर तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यस सर। तो ये यहां से देखा गया कि ये इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है, नॉकआउट, वापस मतलब। निकालना यस निकालना। सर, यस। नॉकआउट का मतलब कहीं से इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना, यस सर, यस। ठीक है। लेकिन कब होगा ये रेडिएशन की अगर बहुत एनर्जी बहुत हाई है, यस सर। तो इट कैन इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस मेटल सरफेस, ठीक सर है। ये जो आपने इस मेटल पे ये जो मतलब डाला था, हाँ, सर लाइट। ये, हाँ, सर ये क्या था? लाइट लाइट। अच्छा, लाइट डाली फिर इलेक्ट्रॉन लाइट, इमिट हुए। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। यहाँ से इजेक्ट होना, इजेक्ट होगा ज्यादा बेटर टर्म। सर इजेक्ट हुए। यस सर। इजेक्ट और नॉकआउट। नॉकआउट।
इजेक्ट, नॉकआउट कहते हैं ना, बाहर फेंकना। यस सर, बाहर निकलना। अब ये कब होता है और इसका मतलब क्या है, देखिए तो क्या क्या हमारे माइंड में क्वेश्चन है, क्या जब भी हम रेडिएशन डालेंगे इस सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? एक क्वेश्चन बनता है ना। यस सर। ऑलवेज पॉसिबल कि हम इस पे रेडिएशन डाल दें या लाइट डाल दें, देन द इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस? क्या ये हमेशा होगा और नॉट? तो उसके लिए आंसर ये है कि पहले ये जो रेडिएशन है इसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए किसी लिमिट, कोई लिमिट होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का। मतलब इसके अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए जो एनर्जी यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। बाहर निकाले। यस सर। बाहर निकालने का मतलब दो चीजें हैं। इलेक्ट्रॉन सरफेस पे फ्री तो नहीं होता है ना, नो सर। हमने पढ़ा है। अब यहाँ तो यहाँ बहुत सारे एटम्स होंगे और एटम की बात करेंगे तो इसमें एक न्यूक्लियस होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। यस सर, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन बाइंड होता है इस न्यूक्लियस के साथ। ठीक। तो पहले तो इस बाइंडिंग को हमें खत्म करना है, इस फोर्स को हमें खत्म करना। तो ये फोर्स कैसे खत्म होगा? जब हमने इस पे लाइट डाल दी। यस सर। जब लाइट के पास इतनी एनर्जी हो कि ये इस बॉन्ड को खत्म करेगा, इस बॉन्ड को मतलब इस फोर्स को, यस सर। तभी तो ये इलेक्ट्रॉन पहले लूज हो जाएगा। लूज हो जाएगी। यस। ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा लूज। फिर हमें चाहिए एनर्जी इसको बाहर निकालने के लिए, हमें दो एनर्जी चाहिए। समझा रही बात? यस सर। अगर रेडिएशन के पास ये दोनों एनर्जीज है, यानी दोनों एनर्जीज से मतलब इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि एक तो ये न्यूक्लियस और इसके बीच में ये इंटरेक्शन खत्म कर दे, फोर्स खत्म कर देगी। फिर उसको एनर्जी दे दे कि ये बाहर चला जाए, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगी। यस। ये खुद तो नहीं निकलेगा ना। नो सर। तो जितनी एनर्जी चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड सो दैट कि ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था ये फ्री हो जाए। क्या हो जाए? फ्री हो जाए, फिर इजेक्ट हो जाए। पहली स्टेप ये फ्री करना है, न्यूक्लियस और उसके बीच में फोर्स को खत्म करना है। यस सर। वो जो एनर्जी है उसी एनर्जी का नाम है जो है अपना, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेश, इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने की मतलब। हाँ, अब फ्री, अभी बाहर नहीं निकाल रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऐसे न्यू और जीरो रखो एज अ सबस्क्रिप्ट आर, न्यू नॉट पीस। यू नॉट। यस सर। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि जो आपकी इनकमिंग रेडिएशन है, जो आपकी लाइट है, लाइट की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए दैट मच, उतना होना चाहिए कम से कम कि ये इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस पे फ्री हो जाए यहाँ पे। यस सर। हो गया क्लियर? एक बार यस सर। अब मैं अगर इसी को एनर्जी की टर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा एनर्जी E0 यस सर। इज इक्वल टू H मल्टीप्लाइड बाय, ई नॉट। तो अपन गया ये एनर्जी वैल्यू। यस। मतलब इस रेडिएशन के पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए सरफेस पे। यस सर। ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज रिक्वायर्ड so that the electron becomes available, free to move on the surface, इसको बोलते क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड। हाँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यस सर। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में कुछ भी फर्क नहीं, सिर्फ एच का फर्क है, बाकी कुछ नहीं। यस सर। इसी का दूसरा नाम है वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इसे? वर्क फंक्शन। इसी को वर्क फंक्शन भी बोला जाता है। सर थ्रेशोल्ड कोई है? हाँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसी का दूसरा नाम है वर्क फंक्शन। ये बात क्लियर? यस सर। मान लो इलेक्ट्रॉन तो अब इसमें ये जो रेडिएशन है, अगर इस रेडिएशन की एनर्जी है मोर देन, अगर इसकी एनर्जी है मोर देन थ्रेशोल्ड, कितना? मोर। सर किस? ये जो लाइट है, अच्छा। अगर इसकी एनर्जी है मोर देन थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड। मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो एक तो इसने एक अमाउंट यूटिलाइज किया इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। यस सर। यस सर। अब जो दूसरा अमाउंट है इसके अलावा, वो क्या करेगा? वो निकाल देगा। वो दे देगा एनर्जी बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए। यस सर, इजेक्ट करने के लिए। हाँ, हमारे पास एक एनर्जी हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब
सर ये होती है लाइट एनर्जी। नहीं, काइनेटिक एनर्जी होती है ना, हम सुनते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब ड्यू टू हीट द एनर्जी। मोशन मोशन। अच्छा। काइनेटिक एनर्जी, इसको याद रखो, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह से काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब वो एनर्जी जिसकी वजह से एक बॉडी के अंदर मोशन होती है। समझा रही बात? यस सर। विद द हेल्प ऑफ विच अ बॉडी कैन मूव। तो यहाँ हमें सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, मतलब हमें इसको मूवमेंट देनी है। तो मूवमेंट के लिए जो एनर्जी लगेगी वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। यस सर। बात समझ आ रही है? जिससे बॉडी ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। मूव मूव करने का मतलब ही ये बाहर निकल जाएगा। यस सर। तो अगर लाइट की एनर्जी है मोर देन द थ्रेशोल्ड, यस सर। तो वो जो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज वो इलेक्ट्रॉन को। नॉकिंग आउट द इलेक्ट्रॉन। यस सर। बाहर निकालेंगे। बात समझ आ रही? यस सर। तो मैं कहूंगा कि अगर लाइट के पास टोटल एनर्जी है टीई, ठीक है, इसमें से एक पोर्शन इज यूटिलाइज्ड इन रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। जो दूसरा पोर्शन है वो होगा काइनेटिक एनर्जी। सर आयनाइजेशन एंथैल्पी। नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। यस एक सर। मेटल, एक एटम में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, उसके लिए कितनी एनर्जी लग जाएगी? दैट्स कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। यस सर। कहूंगा कि एक तो आयनाइजेशन एनर्जी, और जो दूसरा अमाउंट था इस लाइट में वो दैट इज यूटिलाइज्ड एज काइनेटिक एनर्जी। बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, इसी को आप लिख सकते हो यहाँ पे वर्क फंक्शन भी। और थ्रेशोल्ड। कभी कभी बुक्स में ऐसे लिखा होगा, ऐसे वर्क। काइनेटिक एनर्जी। यस सर। तो बस को समझना है कि इसका क्या मतलब है। तो ये हो गया टोटल एनर्जी। क्लियर बात? यस सर। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा। अब हमने इस पे लाइट डाल दी है, लाइट की एनर्जी होगी एच न्यू। एच न्यू। Okay, so that is equivalent to first threshold h nu न्यू। not plus kinetic energy। काइनेटिक। यस सर। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? 1/2 mv स्क्वायर। किसके बराबर होती है? 1/2 mv स्क्वायर। मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा ये किसके बराबर बनेगा? प्लस 1/2 mv स्क्वायर। यस सर। ये बात याद रही आपकी सारा? यस सर। यस। अब अगर मुझे कोई बताए कि आपको मुझे बताना है वो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो मैं लिखूंगा ऐसे, ये जो टर्म है इसको ले जाऊंगा मैं इस साइड में, तो ये बनेगा माइनस, क्योंकि जब ये वाले साइड से जो प्लस टर्म है जब दूसरी साइड से जाएगी तो माइनस बनेगी। यस सर। इधर क्या बना? ऐसे 1/2 mv स्क्वायर। यस सर। तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? एच न्यू माइनस एच वी नॉट इक्वल्स टू। वी नहीं, एच न्यू, ये न्यू है, वी नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी। एच न्यू नॉट इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यही लिखा ना मैंने? सर। यस सर। यही है ना इधर लिखा हुआ? यस सर। तो एच एच दोनों में है तो एच कॉमन निकालेंगे हम। यस सर। वी माइनस वी न्यू नहीं, न्यू 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 माइनस न्यू नॉट। इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। यस सर। मतलब अगर आपको मैं बताऊं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये जो लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं आपको बताऊं, और वो जो एनर्जी यहाँ पे चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी, अगर मैं दो वैल्यूज आपको बताऊं तो आप कैलकुलेट कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रिजेक्टेड। इलेक्ट्रॉन, इस यस। इलेक्ट्रॉन की। बात मतलब समझ आ रही है? इससे कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते यस हैं। सर। सर फ्रीक्वेंसी। नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। हाँ, मैं अभी इसको दोबारा लिख लेता हूँ। तो हमने अभी तक लिखा एच
nu minus U nu naught is kinetic equal to kinetic energy, मतलब 1 by 2 mv square. yes sir So this is the kinetic energy of ejected electron. ये जो ejected electron है. yes sir So that is h nu minus nu naught. U naught अच्छा, अब इसी को मैं दूसरे एंगल में भी इस फॉर्मूला को लिख सकता हूँ. हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, c बाय लैम्डा. हाँ yes sir तो यही वाला हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये बनेगा c बाय लैम्डा yes sir हाँ माइनस c बाय लैम्डा नॉट. not क्लियर. yes sir वेलोसिटी ऑफ लाइट रहती है हमेशा कांस्टेंट. अब दोनों में c आ गया तो इसको कॉमन निकाल. HC lambda बाय लैम्डा 1 by lambda minus 1 by लैम्डा नॉट. naught So that is basically your kinetic energy of ejected electron. तो ये भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं. yes sir तीसरा हम ये भी कर सकते हैं, इसको हम करेंगे वो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आप करते हो मैथमेटिक्स में. अच्छा yes sir तो ये क्या बनेगा, HC अच्छा हाँ 1 lambda not lambda sorry ऐसे yes sir ऐसे ही करते ना, yes sir HC. So that is equivalent to 1 by 2 mv square. तो ये भी आप लिख सकते हैं. तो कोई भी ऑप्शन आपका हो सकता है चार में से कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है. फिर अगर न्यूमेरिकल आए तो न्यूमेरिकल में आपको देखना है आपको क्या दिया हुआ है. अगर उसने वेवलेंथ दी हुई है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर उसने फ्रीक्वेंसी दी है तो आप ये वाला यूज फॉर्मूला करेंगे. yes sir ये आपको बात समझ आएगी पूरी. yes sir पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ आ गया. अब आते हैं इसके मेन पॉइंट्स पे. ये तो हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ. पहली बात, अगर पहले मुझे बता एक क्वेश्चन, क्या कोई भी रेडिएशन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है सरफेस से? क्वेश्चन नंबर 1. कोई भी रेडिएशन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं सरफेस से क्या कर सकती है? नहीं सर क्यों? तो क्रेड क्या होना चाहिए उस रेडिएशन के पास, लाइट के पास क्या होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करे? मोनोक्रोमेटिक ओहो, मैंने तो मोनोक्रोमेटिक की तो बात ही नहीं की आज. मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की भी बात कर रहा हूँ. सर कोई रेडिएशन भी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकती है, या उस रेडिएशन के अंदर कोई खास चीज होनी चाहिए, देन ओनली इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव. सर काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए. नहीं, मैंने ये बताया अगर वो जो रेडिएशन है ना उसकी एनर्जी होगी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, और साथ में इतनी एनर्जी उसके पास हो. पहले तो इतनी एनर्जी होनी चाहिए तभी तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है. yes sir इसको समझे ना. अगर देखो मान लो अगर इतनी एनर्जी नहीं है, इफ दिस एनर्जी इज लेस देन, देखो तीन चीजें मैं लिख लेता हूं. इफ दिस एनर्जी इज लेस देन E0, सेकंड इफ दिस एनर्जी इज लेस देन E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा जरा मुझे बताओ. अगर एनर्जी E कौन सी एनर्जी है? E फ्रेश E सर काइनेटिक एनर्जी सर एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी E दोबारा देखो, ये ई तो एनर्जी है. एनर्जी ऑफ दिस लाइट की जो हमने रेडिएशन इस पे डाल दी इसकी एनर्जी है. और फिर यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी KE. यस फिर यहाँ एनर्जी इसको फ्री करने के लिए जो एनर्जी है दैट इज E0 थ्रेशोल्ड. क्लियर? यस सर. अब मुझे बताओ इन दोनों में अगर एनर्जी, पॉइंट नंबर 1, if the energy of light or energy of incident radiation यस सर. less than E0, तो क्या होगा? क्या इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा या नहीं निकलेगा? नो सर. एनर्जी अगर कम होगी फिर नहीं. किसके कम? थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड. होल्ड का मतलब है ना ताकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए. यस सर. यस सर. फ्री नहीं हुआ तो फिर ये कहाँ बाहर जाए? इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे. यस. तो मिनिमम एनर्जी जो होनी चाहिए लाइट के पास वो होनी चाहिए कि E शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड. यस सर. या कम से कम थ्रेशोल्ड के बराबर तो होना पहले फ्री इलेक्ट्रॉन करने के लिए. यस सर. अच्छा,
अब दूसरे पे आइए आप, E इज लेस देन, हाँ इसको जरा पढ़ो आप। E is less than E naught plus kinetic energy. तो क्या होगा? सर फिर भी नहीं निकलेगा। फिर भी नहीं निकलेगा क्योंकि यस। बहुत कम है। यस सर। सीधा लिख रहा हूं, E is equivalent to E0 but E is equal to E0 but हाँ बस इतना लिखता हूँ मैं, बस E is equal to E0 तो क्या होगा? सर फिर तो होंगे सर, फ्री होंगे मतलब निकल जाएंगे। ना ना ना, सरफेस पे तो फ्री हो जाएगा लेकिन बाहर नहीं ना इसके पास बाहर नहीं निकलेगा। यस सर। बाहर नहीं निकलेगा मेटल्स। हाँ सरफेस पे ये फ्री तो हो जाएगा फ्री हो जाएगा। लेकिन ये बाहर निकलने के लिए उसको काइनेटिक एनर्जी चाहिए। यस सर। यस सर। बाहर नहीं। अमाउंट तो एनर्जी जो है ना, इट शुड बी हमें इट शुड बी लाइक दिस, यस सर। एनर्जी शुड बी इक्वल टू E0 प्लस KE, ऐसा होना चाहिए। यस सर। मतलब इसके अंदर, लाइट के अंदर एक तो E0 होना चाहिए और दूसरा काइनेटिक एनर्जी B होनी चाहिए। यस सर। यस सर। क्लियर बात? यस सर। अब मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। ये समझ आ गया आप, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस सर। इसको आप दोबारा पढ़ो, इसको आराम से आप पढ़ो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी और आ जाएगा, इसमें और चीजें आ जाएगी। अगर एक ग्राफ, आपको कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आता है, एक ग्राफ है इधर, ये वाले एक्सिस को क्या बोलते हैं, नीचे वाले एक्सिस को? एक्स। इसको। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये जो नीचे वाली है, यस सर। एक्स एक्स। और ये वाई। वाई एक्स। एक ग्राफ बनाया गया है, ग्राफ इज बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसकी? ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ऐसे। अच्छा, इन्हीं इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला जाता फोटो है? इलेक्ट्रॉन्स। हाँ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो उसी की काइनेटिक एनर्जी है ये वाला, इस साइड में। यस सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ, वर्सेस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स मतलब जो लाइट पड़ी इसमें। यस सर। तो ग्राफ इस तरह से बनता है। इसको पेन चेंज कर लेता हूं। सर अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा फिर हम करेंगे इसके बाद। तो ग्राफ आपका हमेशा इस तरह से बनता है। क्लियर? यस सर। अब इसका क्या मतलब है, इसको याद रख लीजिए। ग्राफ किसके बीच में है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस द फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑफ फोटॉन। फोटॉन। इस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी, यस सर। ये जो हमने डाल दिया इस पे, लाइट जो डाल दी हमने, इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे ये हो गया जीरो, ये वाला पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, जैसे जैसे आप लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी को, मतलब पहले आपने डाल दी, उसकी फ्रीक्वेंसी थी कम, यस सर। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, यस सर। तो यहां कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन एक वैल्यू पे आप पहुंचते हो कि ग्राफ चला जाता है धीरे धीरे ऊपर। यस सर। धीरे धीरे ऊपर का मतलब ये वाला काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। देखो ना, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हो गई इतना, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ये यस वाला, सर। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है इधर। यस सर। तो ये जो पॉइंट है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, यही होगी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी, ये वाला, जिसके बाद ग्राफ ऊपर चला गया। अच्छा। यस। एक्स एक्सिस पे, इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड पे। आए बात समझ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ रखना है माइंड में। कभी कभार ग्राफ भी आ सकता है, आपको बताना है इसका क्या मतलब है।
या ये किसके बीच में ग्राफ है, या इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है। तो अब उसके बाद सर इस ग्राफ से हमें क्या पता चल वही तो बता रहा हूँ, इस ग्राफ से ये पता चलता है कि आप कोई भी रेडिएशन इस पे डाल दो तो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा, पहले आपको उतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इतना होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी, यस इतना सर। अमाउंट। जब यहाँ पे पहुंच गया तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे हो गया फ्री, ये बन गया फ्री, ठीक। यस उसके बाद जब आपने और रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी, ये अब ऊपर जा रहा है, तो जितना आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। electrons is proportional to the frequency of photons. Kinetic energy of क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ऐसे फोटो लिखते फोटो हैं, इलेक्ट्रॉन। हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप आराम से पढ़ो, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स is directly proportional to the frequency थ्री of और फोटोन्स। कौन से फोटॉन्स, जिसपे हमने डाल दिए। यस सर जो हमने। लेकिन ये कब पॉसिबल है, ये इस पॉइंट के बाद पॉसिबल है। यस सर। मतलब अगर आप इधर अगर आप ऐसे बोलोगे डायरेक्टली, आपको बताना हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, बट व्हेन व्हेन दिस पॉइंट इज रीच्ड या बियॉन्ड दिस पॉइंट। यस सर मतलब जब ये पॉइंट पहुंच जाएगा फिर ही मतलब। हाँ, व्हेन दिस पॉइंट इज रीच्ड, इसका ये मतलब है, देखो अगर मैंने मान लो पहले डाला था इस पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। यस क्या उस टाइम पे भी मैं ये कहूंगा नो कि, सर। क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ यस सरफेस, सर अभी। या इतनी एनर्जी जब हमारे पास ना हो, उसके बाद ही इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस सर। ठीक है, क्लियर बात। यस इस सर। point। अब आते हैं दूसरे पे हम, ये मैं हटा लेता हूँ ये ग्राफ। अब आते हैं हम दूसरे ग्राफ पे, ये हटाऊं मैं ये ग्राफ, यस सर आप हटाओ। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। दूसरा इसके रिलेटेड जो ग्राफ है, जिसमें मतलब जो पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, वो ये वाला है। सो आई विल प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीक्वेंसी। वर्सेस इंटेंसिटी। अच्छा इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। हाँ, इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन, मतलब जो हम डाल रहे हैं यस उसको, सर। उसकी इंटेंसिटी। तो जब सर हम, हाँ जी बताओ। इसमें कितने ग्राफ्स बनते हैं मतलब बस ये दो ही ग्राफ्स है। ये पूछते हैं एग्जाम। हाँ, ये आ सकता है, उधर ग्राफ होगा, आपको बताना होगा इस ग्राफ से क्या मतलब है, चार ऑप्शंस होंगी। अच्छा यस। से जो मैंने ये भी बताया कि अगर लाइट ये ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, ये जो वैल्यू है इसका क्या मतलब है, जो मैंने भी बताया था, इस यस पॉइंट सर। को क्या बोलते हैं। तो बहरहाल ये तो ग्राफ जो है ये इस तरह से बनता है, स्ट्रेट लाइन। हाँ ऐसे स्ट्रेट लाइन, और वो लाइन होगी ये जो हॉरिजॉन्टल जो है, ये जो एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल। यस सर उसके पहले है। अब इसका क्या मतलब है, इस ग्राफ को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इधर पॉइंट पे, इसका मतलब जब आप इंटेंसिटी बढ़ा, इंटेंसिटी का मतलब, लाइट मतलब इंटेंसिटी मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, शॉर्टकट, ब्राइटनेस। यस सर। कितना ब्राइट है। तो ये थोड़ा मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मतलब शॉर्टकट में इतना आप याद रखो, बाकी ये फिजिक्स में पढ़ सकते हो। लाइट कितनी इंटेंस होगी, कितनी ब्राइट होगी, यस तो सर। इंटेंसिटी आप बढ़ा हुआ इसे, जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो मतलब इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। यस सर। मतलब अगर ये ऊपर नीचे जाता ना ऐसे तो चेंज होता, या यस। ऊपर नीचे, लेकिन ये चेंज ही नहीं हो रहा, ये चल रहा है सीधे। यस सर। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। यस सर।
या आप कह सकते हो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। यस सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो Photoelectrons is not इज, dependent on intensity, हाँ, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, independent of intensity. लेकिन अगर मैं आपसे बताऊं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, नंबर ऑफ Photoelectron इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, कितने इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर निकल गए, कितने emitted from the or knocked out from the surface, it is proportional to the intensity। क्या मतलब? कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए सरफेस से वो हाँ, प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी की, मतलब उसी अगर तरह। आप इस रेडिएशन की इंटेंसिटी जो यहाँ से आ रही है, अगर इसकी इंटेंसिटी आप बढ़ाएंगे, ब्राइटनेस मतलब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ज्यादा निकल सकते हैं, Yes, yes, मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड। ठीक है, देखो दो क्वेश्चन, एक है उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, वो हो गया एक पॉइंट। yes sir, काइनेटिक एनर्जी डजंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, उस yes पे sir, नहीं पड़ रहा, yes लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल गए, 10 20 30, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाओ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड होते हैं। मतलब ज्यादा हो जाती है, लेकिन ये ज्यादा होने के लिए भी पहले वो जो लाइट है उसके पास कम से कम होनी चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये Threshold मतलब थ्रेशोल्ड होना ही होना है उसके पास होना चाहिए थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स को फ्री फ्री करने करने के के लिए। लिए। यस अगर इसके पास थ्रेशोल्ड नहीं है तो आप बताओगे अब मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, ये भी बढ़ जाएगा, जब फ्री नहीं है तो इसको ये हो ही नहीं सकता फिर। ये हो ही नहीं सकते। यस ठीक है, इसको समझो। सो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी इंटेंसिटी। व्हेन द लाइट हैज दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब लाइट के पास इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए ना कि यस सर, यस सर, यस इलेक्ट्रॉन वहां से फ्री हो जाए। जब इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी नहीं है तो ये, तो फिर इस इंटेंसिटी का कोई फायदा ही नहीं। यस सर। बट इन जनरल intensity is proportional to the number of फोटो photoelectrons इलेक्ट्रॉन। emitted। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो यस intensity is proportional to the number of, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और इमिटेड। number of नंबर ऑफ फोटो photoelectrons emitted इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड डायरेक्टली is प्रोपोर्शनल टू proportional इंटेंसिटी। to the, हाँ ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखना। मतलब ये सारे वैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यस और ये दो ग्राफ्स, इसी के आसपास क्वेश्चन आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ये फिजिक्स में भी आ सकता है क्वेश्चन, इधर भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हो गया इसमें जो मेन कुछ पॉइंट्स था। अब इसमें एक टॉपिक बचा है ब्लैक बॉडी का, वो मैं हल्का सा पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, उसको आज यस हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो टॉपिक है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को आप बार बार देखो घर रूम पे, तो कोई क्वेश्चन है तो आप फिर बाद में पूछ सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो बचा हुआ है इस पूरे चैप्टर में, दैट इज ब्लैक बॉडी के रिलेटेड। इसमें मैं दो तीन मेन पॉइंट्स बता दूंगा। ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है शॉर्टकट पे, कोई भी बॉडी जिसपे अगर लाइट पड़ जाए तो रेडिएशन इमिट होती और ये लाइट सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब करे, है, एब्जॉर्ब। इसका ये मतलब है। समझा रही बात? यस सर। ब्लैक बॉडी का मतलब वो बॉडी आप इस पे रेडिएशन डाल दो, इट विल एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन, ऑल द रेडिएशन। यस तो बोलते हैं ब्लैक बॉडी। अब अगर हमारे पास कोई ऐसी बॉडी हो जिसकी ये टेंडेंसी हो कि इट कैन एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस विद 100% एफिशिएंसी, तो हम कहते हैं दिस इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी, बात समझ आ रही? यस सर, सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना। और दुनिया में ऐसी कोई बॉडी नहीं है विच इज परफेक्ट, सो देयर इज नो बॉडी इन द वर्ल्ड विच इज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। क्लियर बात? ये भी बात। यस ब्लैक बॉडी मतलब आप रेडिएशन डाल दो किसी भी बॉडी पे, इसके पास टेंडेंसी होगी कि इट कैन एब्जॉर्ब दोज यस ऑल द रेडिएशंस। और अगर किसी के पास, किसी बॉडी के पास इतनी टेंडेंसी है, बॉडी का मतलब कोई भी चीज, कोई भी यस material, अगर इसके पास टेंडेंसी इट कैन एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट, हम कहते हैं दिस इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी। नो परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी। यस ठीक है, यस लेकिन मान के चलते हैं अगर इस तरह से एक बॉडी हुई, इस तरह से एक हॉलो स्फीयर हो, इधर एक छोटा सा होल हो, और ये हॉलो स्फीयर पूरा ब्लैक हो, यस मतलब ये हम मान के चलते हैं एक स्फीयर है जो हॉलो,
मतलब अंदर से जो है खाली है खाली। ऐसे, लेकिन ये पूरा का पूरा पेंटेड है ब्लैक। यस सर। तो यहाँ एक छोटा सा होल है, यहाँ से मान लो लाइट आ जाएगी। यस सर, रेडिश। तो लाइट जब इसमें पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होगी इधर, यस सर। अब इसमें पड़ गई तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर, यस सर। इधर रिफ्लेक्ट। तो जब बहुत सारी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जब एक एक रिफ्लेक्शन होगी तो एनर्जी कम होती है, यस सर। पहुंच जाएगा, सारी की सारी खत्म होगी, मतलब ऑल दिस लाइट व्हाट केम इनसाइड, ठीक है, यस। सो दैट गेट्स एब्जॉर्ब्ड। तो एब्सॉर्बिंग। एक को हम मानते हैं कि दिस इज अ ब्लैक बॉडी, बॉडी रेडिश। इसी को बोलते हैं ए ब्लैक आइडियल ब्लैक बॉडी। क्या बोलते हैं? यस सर। आइडियल ब्लैक बॉडी, मतलब ये मान के चलते हैं कि दिस इज अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो ये तो हो गई आइडियल ब्लैक बॉडी, ये तो होगा इन शॉर्टकट कंसेप्ट। अब मुझे इसमें बताना है जहां से क्वेश्चन आ सकता है। यस। लेट अस से हमारे पास एक आयरन रॉड है, या एक हमारे पास आयरन है, रॉड ऑफ आयरन। इस आयरन रॉड को मैं करूंगा हीट, क्या हीट। करूंगा इसको मैं आग हीट। दूंगा, यस। हीट दिस। तो देखा ये गया है कि ये जो आयरन, जैसे आपने, या आप देख सकते हो, उसको हम घर पे भी देख लेते हैं, या किसी दुकान के पास भी देख सकते हैं, जो ज्यादातर इन चीजों को हीट करते हैं। यस सर। क्या बोलते हैं उनको, वो जो लोहे का काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ हो गया। हाँ वगैरह। तो पहले ये देखा गया कि हमें ये दिखता है रेड, इसका कलर क्या दिखता है? रेड, जो ही हीट का। जब हमने पहले इसको हीट किया तो ये रेड दिखता है। यस सर। फिर कुछ टाइम के बाद ये ऑरेंज बनता है, ऑरेंज। मतलब हम कंटिन्यूस हीट करेंगे यहाँ से, यस सर। ऑरेंज। फिर कुछ टाइम के बाद ये ऑरेंज का कलर और चेंज होता है, येलो। ब्लू, मतलब नेट इसका ब्लू बन जाता है। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, वाइट। कलर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक, कलर्स चेंज हो रहे हैं। इसको देखो पूरा, पहले रेड था, मतलब पहले तो कुछ नहीं था, जब हमने हीट बहुत किया तो बन गया रेड हॉट। यस सर। फिर रेड हॉट के बाद जब हमने कंटिन्यूस हीट किया तो, और हीटेड ऑरेंज। फिर और हीट करेंगे तो इट बिकम्स ब्लू। ब्लू। इसका क्या मतलब है, ये इस पे क्वेश्चन आता है, इसका मतलब क्या है? रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है कि ब्लू की? ब्लू। विजिबल रीजन को आप याद करो, विजिबल रीजन के बीच में 360 से लेके 760 के आसपास, इसके बीच में कलर्स कितने होते हैं? वेब का है 7। हाँ, इसको याद रखो, ये GYOR। तो रेड वाले की वेवलेंथ ज्यादा है कि ब्लू वाले की या ऑरेंज वाले की? सब वेवलेंथ रेड वाले की। है ना, ये है ना रेड इधर, यस सर। इसका मतलब है इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ज्यादा है। और ऑरेंज की वेवलेंथ थोड़ा सा कम, कम है। और ब्लू और कम। कम। यस सर। मतलब जब मैंने इसको हीट किया तो इसका टेम्परेचर बढ़ता होगा ना, ज्यादा। यस सर। तो टेम्परेचर इज इनवर्सली रिलेटेड टू द वेवलेंथ। यस सर। टेम्परेचर। मतलब जितना मैं इस बॉडी को हीट करूंगा, जितना मैं इस बॉडी का टेम्परेचर राइज करूंगा, उसकी वजह से जो वेवलेंथ इमिट होगी, यहाँ से बेसिकली रेडिएशन इमिट होती है यस सर। के बाद, जो वेवलेंथ इमिट होगी उस वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ क्या होगी? कम। कम हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। सर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी। हाँ वही है ना, देखो ना, इससे जब पहले टेम्परेचर हमने दिया था तो था रेड, वहां से रेड निकलता था, हमें रेड दिखता था, यस सर। ऑरेंज दिखता है, तो वेवलेंथ कम हो रही ना। ब्लू। यस सर। समझा रही? यस सर। इसको बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बाकी आएगी फिजिक्स में, तो इतना बता देते, इसको बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। इसको बस मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ, बस ये पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए, बस उसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। इतना आपको समझ आ गई, ये आयरन यस। रॉड यस सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे भी क्वेश्चन आना ही आना है, या तो फिजिक्स में या तो केमिस्ट्री में, दो में से एक क्वेश्चन आना ही आना इसमें। अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर लूं, एक ग्राफ में प्लॉट करता हूं बिटवीन इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ। So I will plot a graph between intensity and wavelength. लेकिन ग्राफ में प्लॉट करता हूं डिफरेंट टेम्परेचर्स पे,
ठीक है, Yes, sir. पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे इसका क्या मतलब है। ये मैंने बहुत सारे ग्राफ्स बनाए। Yes, sir. Graph is at temperature T1. This graph is at temperature T2. T2, This is at T3. T3, This is at T4. T4. This at T5. मतलब different temperatures. Yes, sir. Clear? So ये जो टेम्परेचर है ये वाला T1. So T1 जो टेम्परेचर ये वाला, इसको ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। Yes, sir. इसका क्या मतलब है, इसको देखो आप। अगर हम T1 पे देखेंगे तो ये हो गया इसका लैम्डा मैक्स, ये वाला Yes, sir. मैक्स मतलब वेवलेंथ ग्राफ। अगर उसने आपको पता, जब मैंने वो वेव बनाई थी, ये जो पॉइंट था ना, ये पॉइंट, इसको बोलते हैं लैम्डा मैक्स, वेव का हाईएस्ट पॉइंट। Yes, sir. एक तो हो गया एम्पलीट्यूड, वो ये डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, Yes, sir. पॉइंट को बोलते हैं लैम्डा मैक्स। तो वेवलेंथ का लैम्डा मैक्स पॉइंट हो गया ये, मतलब वेवलेंथ का वो पॉइंट जहां पे इंटेंसिटी हाई है। Yes, sir. तो T1 पे ये लैम्डा मैक्स, लेट्स से दिस इज लैम्डा मैक्स 1। अब यहाँ पे दिस इज लैम्डा मैक्स 2। 2, फिर ये दिस इज लैम्डा मैक्स 3, 3। फिर इधर लैम्डा मैक्स 4, 4। फिर ये वाला पॉइंट लैम्डा मैक्स। 5. अब देखो, अगर आप इस ट्रेंड को देखो तो क्या हो रहा है, ये लैम्डा मैक्स जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। Yes, sir. ये लैम्डा मैक्स शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स Wavelength. ये है ना, ये जो एक्स एक्सिस है, ये वेवलेंथ यहाँ से इंक्रीज होती है ऐसे Yes, sir. ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी बढ़ रही है। ये जीरो पॉइंट है ये वाला। मतलब जैसे ही आप क्या करते हो, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, क्या करते हो, Temperature को increase कर. तो T1 is greater, T1 is less than T2, less than T3, less than T4, less than T5, ऐसे। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो कि ये वेवलेंथ किधर शिफ्ट हो रही है, हाई साइड में शिफ्ट हो रही है ना इधर। ये आपको बात समझ आ रही? No, sir. No, sir. एक बार फिर से समझ. ठहरो, वेट थोड़ा मैं बता दूं इसका क्या मतलब। टेम्परेचर ये आपने लिखा T1 T2, ये समझ आ गया ना आपको। मतलब Yes, sir. टेम्परेचर्स पे हमने उस आयरन रॉड को हीट किया, और टेम्परेचर में T1 जो है वो लेस टेम्परेचर है, T2 मोर। ये तो क्लियर हो गया ना ये वाला। Yes, sir. मतलब पहले एक टेम्परेचर पे हमने इसको हीट किया T1, लेकिन T1 कम है, फिर T2 मोर, ठीक, दूसरा टेम्परेचर, फिर T3 और ज्यादा टेम्परेचर, T4 Yes, sir. Yes, sir. टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। जब टेम्परेचर T1 था तो ग्राफ ये वाला निकलता है। पहले Yes. मैं रेड कलर चेंज कर लूँ मैं। जब हमारा टेम्परेचर था T1 तो ग्राफ ये वाला है, ये वाला। तो ग्राफ का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो ये है। Yes, sir. यानी अगर आप इसको सीधे चलेंगे ना एक्स एक्सिस पे, तो ये इधर मीट होगा आपको, इधर ये इसकी वेवलेंथ होगी, ये समझ आ रही बात? Yes, sir. मैंने नाम दिया लैम्डा मैक्स 1। Next one. Yes, sir. क्लियर? अब उसी आयरन रॉड को मैं हीट कर रहा हूँ T2 पे, Yes, sir. लेकिन T2 टेम्परेचर ज्यादा है एज कम्पेयर T1। T1 से. Yes, sir. तो ग्राफ ऐसे बन रहा है, ऐसे। तो वो Yes. लैम्डा मैक्स इधर जा रहा है, इधर। अब ये लैम्डा मैक्स ज्यादा है ना, देखो ये पॉइंट। Yes, sir. ज्यादा है. अगर यहाँ से आप स्टार्ट करोगे 0 से, पहले आ गया ये वाला पॉइंट, Yes, sir. वाला पॉइंट। Yes, sir. इसका मतलब है लैम्डा मैक्स 2 इज मोर, इज ग्रेटर देन लैम्डा Lambda max 1. 1। तो ऐसे ही जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता गया 3. Yes, sir. तो वो ग्राफ देखो इधर इधर जा रहा है। Yes, sir. ये कहने का मेरा मतलब है, इधर जा रहा है, मतलब ऐसे, ठीक, इधर। तो इसका मतलब है जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, उस टेम्परेचर पे जो लैम्डा मैक्स वैल्यू था, वो लैम्डा मैक्स मतलब वो वेवलेंथ, उस वेवलेंथ का वैल्यू क्या होता है? So wavelength बढ़ेगी. वेवलेंथ बढ़ रही है, मतलब ऐसे। Yes, sir.
अगर मैं बताऊं कि टेम्परेचर था T1 तो वेवलेंथ क्या थी? कम। कम। टेम्परेचर था T2 तो वेवलेंथ बढ़ गई। यस टेम्परेचर था T3 और वेवलेंथ, बढ़ गई। यस सर। तो मतलब T इज इनवर्सली रिलेटेड टू द लैम्डा मैक्स। लैम्डा। यस सर। इसको पूरा समझो, यही मैं बता रहा था। अगर टेम्परेचर कम है तो वेवलेंथ, ज्यादा होगी। अगर टेम्परेचर कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। यस सर। क्लियर? मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड, यस सर। टेम्परेचर, दोबारा समझो, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो। ज्यादा है, ज्यादा टेम्परेचर मतलब हमने इसको हीट किया, हमने इसको हीट किया, क्या हमने इसको हीट किया? हाँ, हमने सर। हीट किया मतलब किसी खास टेम्परेचर पे। यस सर। तो जब वो टेम्परेचर था T1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर, लो यस सर। टेम्परेचर, तो जो वेवलेंथ इमिट होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ ज्यादा होगी। मोर। मोर। आपको बात समझ आ रही है? यस सर। सो मोर वेवलेंथ इज इमिटेड व्हेन टेम्परेचर वाज लेस। जब टेम्परेचर कम था तो वेवलेंथ ज्यादा थी। अब इनमें से टेम्परेचर ज्यादा कौन सा है? टी T5। T5 टेम्परेचर ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी? कम। तो मगर लेकिन इस हिसाब से तो वेवलेंथ ज्यादा है, इसका मतलब ऑर्डर आप ऐसे बनाओगे, ऐसे, ऐसे आप ऑर्डर बनाओगे ऐसे। यस सर। अब आ गया इसका क्लियर, ये बात समझ आ रही है आपको? यस सर। अब देखिए, टेम्परेचर था T1 मतलब अब इसका मतलब है T1 इज हायर, हाई टेम्परेचर। हाय। यस सर। then so when the temperature is high the wavelength is less, तो लेस। wavelength ये वाली। when the temperature increased, so when the temperature is less तो wavelength बढ़ गई, बढ़ गई। less wavelength बढ़ गई। when the temperature is less wavelength बढ़ रही है, तो when the temperature is less the wavelength is more, or यस। when the wavelength is more temperature is less. लेस। Wien's displacement law, the temperature is inversely related to the wavelength of light emitted. बात समझ आ रही? यस सर। सो वेवलेंथ मतलब इसको बस सिंपल ऐसे याद रखो, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको हमने हीट किया, पहले ये रेड था, बाद में ये हीट करते 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 ब्लू आ जाता है, ब्लू आ गया। तो ब्लू की वेवलेंथ होती है कम। कम। तो ये कम वेवलेंथ कब मिली हमें? जब टेम्परेचर था हाई। हाई। अब यस। आपको क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। यस सर। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स रिलेटेड टू वेवलेंथ। वेवलेंथ। ये बात आपको समझ आ रही ना? फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है तो वेवलेंथ भी। अब ऐसे समझो, आयरन रॉड है, यस सर। पहले ही जब हीट किया तो ये रेड मिल गया, रेड। यस सर। जब बहुत हीट किया तो ब्लू बन रहा है। ब्लू की फ्रीक्वेंसी होती है मोर, तो मतलब हाई टेम्परेचर मोर फ्रीक्वेंसी, तो वही होगा ना, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। यस सर। समझा रही बात? एक्चुअल यस। बात ये है टी इज इनवर्स रिलेटेड टू द वेवलेंथ, वेवलेंथ। लेकिन आप इसको खुद फिर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिख सकते हो कि टी इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। सर ब्लू की वेवलेंथ ज्यादा नहीं होती है। हाँ, ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। यस। जिस चीज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती यस सर। है ना? रिलेशन, इसलिए तो हमने पहले ही बताया था आपको ये वाली यस चीज, सर। यस सर। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द वेवलेंथ। क्लियर बात? यस सर। इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से लिखो, ये यहाँ पे हमारा पूरा लाइट का चैप्टर तकरीबन फिलहाल कंप्लीट हो जाता है, जिसका यस सर। लाइट के साथ है। अच्छा, ये जो ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट है पूरा, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है वेव नेचर ऑफ लाइट। क्या चलता है? वेव नेचर ऑफ लाइट। हाँ, ये जो ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट और ये जो हमने इसको हीट किया मींस डिस्प्लेसमेंट लॉ, यस सर। सपोर्ट करता है वेव नेचर वेव ऑफ, नेचर को। क्या करता है? वेव नेचर को सपोर्ट। तो हम इसको क्लोज करते हैं अभी, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। तो हमने ये पता किया कि जो हमारे पास, जस्ट लास्ट पॉइंट, जो हमारे पास ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट है, ब्लैक बॉडी या ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यहाँ से हमें पता चलता है वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर। यस सर। वेव नेचर ऑफ लाइट। और जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, वो पार्टिकल नेचर। और कॉम्पटन इफेक्ट, वो भी पार्टिकल नेचर। यहाँ से पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। मतलब लाइट का कभी वेव नेचर रहता है, कभी, कभी पार्टिकल नहीं। इसलिए कहते हैं कि लाइट जो है उसका ड्यूअल, ड्यूअल नेचर है। so light has
ड्यूअल नेचर, दैट इज जिसका वेव कैरेक्टर भी होता है और पार्टिकल। पार्टिकल। और ऐसे ही जो हमारे पास मटेरियल होता है हमारे आसपास, जो भी मटेरियल होता है, जो भी दुनिया में एग्जिस्ट होता है, उसका भी होता है ड्यूअल कैरेक्टर। ड्यूअल। तो एक कॉन्सेप्ट हो गया ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये तो हमने पढ़ लिया। एक कॉन्सेप्ट है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, मैटर। ये हम पढ़ेंगे आगे। यस सर। ये वाला हम पढ़ेंगे आगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। जैसे रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है, वैसे ही जो मैटर। मटेरियल, जो मैटर एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, यस सर। उसकी ड्यूअल नेचर होता है, उसकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसी में आगे हमारे पास आएगा वो जो बोर मॉडल और सारा वारा ऑर्बिटल्स सारे वो आएंगे उसी में। ठीक है, यस तो सर। इनको आराम से पढ़ो, फ्रीक्वेंसी को क्लियर करो, वेवलेंथ को सही से पढ़ो, फोटो इलेक्ट्रिक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। यस सर। ठीक है, मेरे ख्याल से